डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। तो थोड़ा सा मैं फिर रिपीट करूँगा। तो मैंने बताया था कि आपको जनरली सभी एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होती है, और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स में कई दफ़ा क्या होता है कि वो एलिमेंट्स की परसेंटेज खुद भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन रूटीन के तौर पर ये परसेंटेज एलिमेंट्स की आपको जनरली दी गई होती है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन जब हो जाए तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं एक बात रिपीट करूँगा कि सबसे पहले जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं उनकी परसेंटेजेस का आपको टोटल करना है। इफ़ इट इज़ 100 और नियर अबाउट 100, देन यू प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन। अगर सम ऑफ परसेंटेजेस 100 से बहुत कम है और ऑक्सीजन कहीं भी नहीं है एलिमेंट्स में, तो 100 में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके वो परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऐड करने, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दी गई है और परसेंटेज दी गई है और समा परसेंटेजेस 100 नहीं हैं, तो दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और इन केस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज दी गई है और टोटल सम ऑफ द परसेंटेजेस नियर अबाउट 100 नहीं है, तो फोर्थ एलिमेंट उसमें नाइट्रोजन है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमें दिया है और सम ऑफ परसेंटेजेस 100 नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिया है और सम ऑफ परसेंटेज 100 नहीं है, तो जैसे मैंने पहले बताया फोर्थ एलिमेंट आपका ऑक्सीजन होगा। तो ये थोड़ी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन के लिए, मैं पिछली बार भी बताया था, जो मेन प्रॉब्लम है वो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एग्जांपल है कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कैलकुलेट कहा जाएगा करने के लिए, तो जनरली आपको मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया होगा, और इन सम केसेस उस कंपाउंड के वेपर्स की डेंसिटी दी गई होगी। वो मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगा तब क्या करना है। तो जनरली आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया होता है व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इनका, इस कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला पहले मालूम करेंगे, जो मेन कैलकुलेशन है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करेंगे। तो जैसे एम्पिरिकल फार्मूला पीछे लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था। एक टेबल हम बनाते हैं, सभी एलिमेंट्स हम लिखते हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के परसेंटेजेस का टोटल 100 है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इनके सामने हम इनकी परसेंटेजेस लिखते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। फिर हर एक एलिमेंट के सामने नेक्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस को लिखा जाता है, और नेक्स्ट कॉलम में हम हर एक एलिमेंट के मोल्स ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? वी डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। जैसे कि यहाँ 24.27 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.02। Similarly, 4.07 divided by 1 is equal to 4.07. Similarly, 71.65 जो कि क्लोरीन की परसेंटेज है,
डिवाइडेड बाय 35.5 जो कि एटॉमिक मास है क्लोरीन का, इक्वल टू 2.02। नेक्स्ट कॉलम में, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा, नेक्स्ट कॉलम में मालूम करते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? पीछे वाले कॉलम में जो आपको रेशोज मिली हैं, जो नंबर्स मिली, जो वैल्यूज मिली हैं, मोल्स ऑफ द एलिमेंट की जो वैल्यूज मिली हैं, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम ढूंढते हैं जो कि 2.02 है। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, विच इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोलर रेशो। जैसे कि 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू 1, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2। इसी तरह 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 इज इक्वल टू 1। तो इस कॉलम में हम पीछे जो वैल्यूज आई उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेकर सभी को हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आती है सिंपलेस्ट मोलर रेशो, इट इज 1, 2 एंड 1। अब 1, 2 और 1 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही रहेगी, 1:2:1, क्योंकि सिंपलेस्ट मोलर रेशो फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, इसलिए यही बन जाएगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, 1:2:1। और फिर मैं याद ला दूं, इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपने पढ़ी है, फार्मूला विच गिव्स सिंपलेस्ट रेशो अमंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है फार्मूला, दैट इज इंपीरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से आपका इंपीरिकल फार्मूला कंपाउंड का बन जाता है, C1 है, CH2 है, CH2Cl, ये इंपीरिकल फार्मूला हो गया। अब अगर आपने रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है, जो कि मैंने शुरू में जब इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई थी, तो मैंने वहाँ एक रिलेशन भी समझाया था कि इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, वेयर n इज जनरली ए होल नंबर। इस रिलेशनशिप से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। तो सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला जब हमारे पास आ गया तो हम क्या मालूम करते हैं, इंपीरिकल फार्मूला मास, सभी एटम्स के मासेस को हम ऐड करेंगे, किसमें, इंपीरिकल फार्मूला जो आया है उसमें वी ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट। जैसे कार्बन 12, हाइड्रोजन एटम का 1 है तो 2 × 1 प्लस क्लोरीन 35.5, ये बनता है 49.5। और n कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। n इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि आप कह सकते हैं n इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इंपीरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपको जनरली गिवन होता है और इंपीरिकल फार्मूला मास अभी हमने कैलकुलेट किया, एज पर द इंपीरिकल फार्मूला मास हमारे पास आ गया 49.5। तो व्हेन वी डिवाइड मॉलिक्यूलर मास बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, दैट इज 98.96 which is given divided by 49.5 empirical formula mass which we have calculated। तो डिवाइड करने के बाद we get 2 and comes equal to 2। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो इंपीरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन था उसी को हम लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n हमारे पास 2 आ गया, इंपीरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो 2 इंटू CH2Cl जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C2H4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H4Cl2, C2H4Cl2, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मेन यही है कि आप पहले इंपीरिकल फार्मूला की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन कोई ज़्यादा
आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगेगी उसमें, सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैंने 2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की हैं, और साथ ही मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए 2-3 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इससे ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक को लेकर के। तो एक फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। अब ये जो कंपाउंड, जैसे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन एलिमेंट्स कितने, कार्बन 33, हाइड्रोजन 4.7, नाइट्रोजन 13.2, क्लोरीन 33.4। इस एग्जांपल में सम ऑफ परसेंटेजेस 100 से बहुत कम है। तो यहां आपको क्या चेक करना है, 4th एलिमेंट। तो मैंने ऑलरेडी जैसे कहा, इफ सम ऑफ परसेंटेजेस इज कंसिडरेबली लेस देन 100 देन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो इसमें 4th 1 2 3 4 5th एलिमेंट 1 2 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 5th एलिमेंट्स में ऑक्सीजन होगा। उसको कैलकुलेट करके परसेंटेज को फिर आप यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल। इसी तरह नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन की है, और भी प्रैक्टिस करिए। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप मुझे ग्रुप में डाल सकते हैं, कहीं भी आपको कोई परेशानी आए। तो इस तरह आपका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लूँगा दैट इज़ स्टोकियोमेट्री, और उस पर कुछ कैलकुलेशंस आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।